अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 611 के लेक्चर नंबर 22 में। लेक्चर नंबर 22 दरअसल लेक्चर नंबर 21 की ही कंटिन्यूएशन है, इसलिए इसका लेक्चर टाइटल जो है वो सेम है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, नंबर 1 पे होगा टाइप्स ऑफ एजेंट, सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट, और थर्ड हमारा टॉपिक होगा राइट्स ऑफ द एजेंट, और लास्ट टॉपिक नंबर 4 होगा स्कोप ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल। तो आइए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड में देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 22 का मेन टाइटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ये सेम टाइटल है जैसे कि लेक्चर नंबर 21 का भी हमारा था, तो ये हम कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 21 की कंटिन्यूएशन है। कुछ टॉपिक हमने वहाँ कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की हम बात कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो एजेंसी से रिलेटेड हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एजेंट से रिलेटेड। एजेंट जो है वो एजेंट्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उनको क्लासीफाई किया जा सकता है फॉलोइंग डिटेल के ऊपर। जैसे कि पब्लिक एजेंट होते हैं, ये जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के। प्राइवेट एजेंट की अगर बात करें, दिस एजेंट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल और कंपनीज, यानी कि ये कंपनीज और इंडिविजुअल्स के लिए काम कर रहे होते हैं। जनरल एजेंट्स की हम बात करें, दिस एजेंट पर्टेनिंग टू अ बिजनेस, वोकेशन और प्रोफेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। स्पेशल एजेंट्स की बात करें, सच एज आर अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है और उस ट्रांजेक्शन होने के बाद इनकी जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है। को एजेंट की बात करें, सच एजेंट एक्ट अलॉन्ग विद प्रिंसिपल, यानी कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो सेक्रेटरी के तौर पे प्रिंसिपल जो है वो अपने साथ रख रहा होता है, तो ऐसे एजेंट्स जो हैं वो को एजेंट कहलाते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट, एजेंट्स की जो है वो ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ड्यूटीज़ जो एजेंट्स की जो हैं वो सेक्शन नंबर 211 से लेकर 218 तक बताई गई हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ जो हैं वो नीचे दी गई हैं। टू फॉलो प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन, यानी कि सिंपल सी जो एजेंट की बेसिक ड्यूटी है वो क्या है कि जो प्रिंसिपल बोल रहा है वो काम आप करते रहो। टू शो रिक्वायर्ड स्किल एंड इंटेलिजेंस, अब उसके अंदर जो है वो उसका ये होना चाहिए कि वो स्किल एंड इंटेलिजेंस जो है एजेंट के अंदर होनी चाहिए। जो उसकी जॉब नेचर है जिसके ऊपर वो अपॉइंट करा है, उसकी स्किल उसके पास थी जब ही तो उसको अपॉइंट किया है प्रिंसिपल ने, तो वो उस स्किल और इंटेलिजेंस के मुताबिक काम भी करके दिखाए। एजेंट टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, यानी कि जो भी वो काम कर रहा हो, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन की डिटेल कर रहा हो, दूसरे काम कर रहा हो, तो वो क्या करे, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके रखे, ना कि वो अपना काम हवा में कर रहा हो और अच्छी तरीके से ना कर रहा हो। एजेंट टू पास ऑन एनी बेनिफिट ड्राइव्ड बाय हिम, एजेंट जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा होता है, तो वो उसको जितने भी बेनिफिट ले रहा होता है कि वो अपना फ़ायदा ना समझना शुरू कर दे और लालची ना हो जाए, बल्कि वो प्रिंसिपल को जो है वो सारे फ़ायदे जो है वो ट्रांसफ़र करे। ये भी एक एजेंट की ड्यूटी होती है। एजेंट ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस, यानी कि सेक्शन 211 के मुताबिक प्रिंसिपल बिजनेस जो है कंडक्ट कर रहा होता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं? एजेंट इज़ बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल और इन द एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टम विच प्रिवेल्स इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड एट अ प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट सच बिजनेस। यानी कि एक तो एजेंट की ड्यूटी ये होती है कि प्रिंसिपल जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है उसके ऊपर वो फॉलो करते हुए काम करना शुरू कर दे। अब उसमें बात सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि प्रिंसिपल जो है वो कराची में बैठा हुआ है और काम जो है वो लाहौर के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे आपका उसका रब्ता नहीं हो पा रहा प्रिंसिपल से अपने, और आपने कोई काम करना है, तो आपके पास इतनी स्किल एंड इंटेलिजेंस है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप उस टाइम पर डिसीजन ले सकते हैं और बाद में जो है वो अपने प्रिंसिपल से उसके मुताबिक इन्फॉर्म कर सकते हैं और एंड देन उसकी इंस्ट्रक्शन पर मज़ीद अमल कर सकते हैं। An agent bound by his contract to keep proper book of account, on omit to scrutinize, examine or check the account of his subordinates whom implicitly trust। अब यहाँ पर एजेंट की एक और ड्यूटी जो हमने देखा था, वहाँ पे इसकी ड्यूटी क्या होती है कि अकाउंट को जो है वो प्रॉपर कीप करे, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा होता है जो कि पैसों की मद में होती है। अब इसका क्या है कि उनको जो है वो प्रॉपरली उनको जो है वो अकाउंट करके रखे और उसकी समरी बना के रखे, उसको एग्जामिन करे, और अगर उसके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं अकाउंट्स के ऊपर तो उनको ऊपर एक चेक रखे। ऐसा नहीं कि उनके साथ एग्रीमेंट करना शुरू कर दे, उनको इम्प्लिसिटी यानी कि उनके ओरली उनको डिस्कस करे, उनकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करे, क्योंकि प्रिंसिपल को रिपोर्ट ही वो है। प्रिंसिपल जो है वो हर किसी से बात नहीं करेगा, वो सिर्फ एजेंट से बात करेगा और उसकी डिटेल के ऊपर अमल करेगा। तो एजेंट ने क्योंकि पैसों को संभालना है, उसकी समरी बनानी है और पूरा हिसाब किताब देना है प्रिंसिपल को, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से ले और लेके चले। टेकिंग एडवांटेज ऑफ सबऑर्डिनेट्स कमिट ग्रॉस फ्रॉड टू हिम एंड हिज एम्प्लॉय, द फ्रॉड एंड डिफ्लेक्शन बीइंग ड्यू टू द एजेंट्स फेलियर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ही इज लायबल
एबल टू मेक गुड लॉस देयर बाय केस्ड। अब अगर एजेंट अपने अकाउंट सही तरीके से नहीं रखता और उसके अंडर जो काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो है वो पूरा ट्रस्ट कर लेता है, एक अंधा एतमाद कर लेता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो एम्प्लॉयज़ उठा सकते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को लायबल नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो एक नौकरी है, अब उनके हाथ में पैसा आया, वो पैसा लेके भाग के चले गए, जैसे कि बहुत सी सिचुएशंस हमारे सामने आती भी रहती है न्यूज़ के अंदर। अब उसमें क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉय काम छोड़ के चले गया, अब उसने किसी को पैसे नहीं देना, लेकिन एजेंट को नुकसान हुआ, क्योंकि वो ये एजेंट का फेलियर है कि वो अपनी नीचे की टीम से सही तरीके से काम नहीं करवा पाया। अब इसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल को जितने भी पैसे देने होंगे, अब वो एज पर लॉ एजेंट बाउंड है कि वो उस नुकसान की भरपाई करे। बैंक एक्टिंग एज ए क्लियरिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बैंक जो है वो यहाँ पर क्लियरिंग एजेंट दे रहा होता है, हम चेक वगैरह अप्लाई करते हैं, दूसरी चीज़ें दे रहे होते हैं, तो उसको क्लियर वगैरह कर रहा होता है, तो बैंक जो है वो एज अ क्लियरिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। अब इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बैंक जो है वो एक क्लियरिंग चोट एजेंट के तौर पे काम कर रहा है एक कंपनी के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेल करती है। कस्टमर ने जो है वो पैसे दिए कि उसने एक ड्राफ्ट बना दिया, एक चेक बना दिया बैंक के फेवर के ऊपर। अब बैंक ने जो है वो ले लिया। बैंक का क्या है यहाँ पर रोल, क्या है कि वो एक क्लियरिंग एजेंट के तौर पे काम करे और उस कंपनी के पैसा जो है वो उसको रिलीज़ करे, ठीक है। अगर वो रिलीज़ नहीं कर पाता और बैंक सही तरीके से काम नहीं करता, तो इसका मतलब बैंक जो है वो एज ए क्लियरिंग एजेंट काम नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी सही निभा नहीं रहा है। स्किल एंड इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एजेंट। अब हम देख चुके हैं कि एक एजेंट की जो है ये ड्यूटी होती है कि वो जो काम कर रहा है, जो काम उसको दिया गया उसके मुताबिक उसकी स्किल एंड इंटेलिजेंस होती है, जब भी तो उसको अपॉइंट किया जाता है प्रिंसिपल के मुताबिक। अब वो जो है वो स्किल और इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए काम करे, ना कि वो इन अपनी स्किल्स का इस्तेमाल ही ना करे और वो अच्छे तरीके से काम ना करे। अब वो ये सोच ले कि ये बिज़नेस तो मेरा है ही नहीं, मेरा तो कुछ स्टेक पे लगा ही नहीं, नुकसान होगा तो प्रिंसिपल का होगा, मेरा थोड़ी होगा। अब वो इस तरीके से इस चीज़ को लेट गो कर दे तो उसकी वजह से जो नुकसान होगा, तो इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, स्किल एंड इंटेलिजेंस नहीं कर रहा, तो कानून के एक्शन नंबर 212 के मुताबिक वो लायबल हो सकता है, प्रिंसिपल जो है वो उस पर केस कर सकता है। एजेंट ड्यूटी टू अकाउंट। अब यहाँ पे ये वही वाली बात है कि अकाउंट्स को जो है वो बना के रखे, सारी चीज़ें करके रखे और सब चीज़ों को लेके चले और उन चीज़ों पे सारी चीज़ें करें। अब एक मिसाल ले सकते हैं, आप एक लॉयल फर्म की मिसाल ले लें कि एक जो है वो एक फर्म है, वो जो है वो लोगों के केसेस लड़ रही होती है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई कि वहाँ पे एक लॉयर जो थे उन्होंने एक केस फाइल, उनके पास एक केस आया, उन्होंने वो केस जो है वो लड़ना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें किया। अब उन्होंने उस केस के जो एक बहुत पुख्ता सबूत था और वो उनको बताया भी गया था, वो उन्होंने नोट डाउन ही नहीं किया, और जब जज के सामने वो केस गया तो वो बात क्योंकि उनको पता ही नहीं थी और उसकी वजह से जो है वो केस हार गया। अब इसकी वजह से जो नुकसान हुआ, जो पार्टी को नुकसान हुआ वो तो अलग, और जो फर्म को नुकसान हुआ वो अलग। अब इसमें जो फर्म को नुकसान होगा पैसे की मद में और जो उसकी इज्जत जाएगी, तो इसको जो है वो जो पैसे का नुकसान होगा वो जो है उस लॉयर को भरना पड़ेगा। तो एजेंट्स की ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से और वक्त पे करे और उसमें कोई निगलिजेंस नहीं दिखाए। एजेंट ड्यूटी कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। अब एजेंट की ये भी ड्यूटी है कि वो हर किस्म की सिचुएशन जो है वो प्रिंसिपल को जो है वो बताता रहे, उसके साथ कंटिन्यू जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर रहे। कोई भी डिसीजन अगर वो ले रहा है कि उसका राब्ता नहीं हो पाया प्रिंसिपल से और उसने कुछ एजेंट डिसीजन ले लिया है बगैर उसकी अथॉरिटी के, बगैर उसकी इन्फॉर्मेशन के, बगैर उसकी इजाज़त के, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे और जैसे प्रिंसिपल से कांटेक्ट हो उसको सारी सिचुएशन से आगाह करे। और अगर प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं ये कांटेक्ट सही नहीं है, मैं ये कांटेक्ट नहीं करना चाहता, तो ये एजेंट की ड्यूटी है वो लीगली बाउंड इस चीज़ पे कि उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे। राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज अकाउंट इन द बिजनेस एजेंसी विदाउट द प्रिंसिपल कंसेंट। अब एजेंट की क्या क्या राइट बनते हैं। अब यहाँ पे तो हमने बात कर दी कि भाई एजेंट को जो है वो सीधा सीधा केस हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएगी, लेकिन एजेंट के क्या राइट बनते हैं। अगर कोई वो ऐसा काम कर देता है जब वो प्रिंसिपल से बात नहीं कर पा रहा और उसमें कोई नुकसान हो जाता है, तो क्या एजेंट का भी कोई राइट बनता है या उसकी भी कोई अथॉरिटी है या नहीं है, वो यहाँ पर हम देखते हैं। If an agent conduct agency related business or for themselves without the principal permission and without being fully transparent about the deals, a principal can reject the transaction. This can happen if an agent intentionally hides important information, if an agent actual result the harm of loss to the principal. अब यहाँ पर देखें, अगर एजेंट ने कोई फैसला लिया है, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल ये समझता है कि ये चीज़ें जो है वो आगे जाके नुकसान पहुँचाएंगी और एजेंट ने जो फैसला लिया है उससे नुकसान हो सकता है, तो प्रिंसिपल जो है वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है। अब एक मिसाल ले लें कि एक इंश्योरेंस एजेंट है। अब इंश्योरेंस एजेंट ने क्या किया, इंश्योरेंस एजेंट ने जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू कर दी बहुत ही कम पैसों में, और जिससे इंश्योरेंस कंपनी को जो नुकसान होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को जब ये पता चला तो उन्होंने एजेंट के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया, क्योंकि वो अपने जानने वालों को ये पॉलिसियाँ बेच रहा था या वो कुछ फ्रॉड वाली एक्टिविटी के अंदर मुलविस था, अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा था। तो इसको जो है वो रिजेक्ट कर देंगे और इसको जो है वो जॉब से फायर कर देंगे और इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं सेक्शन 215 के अकॉर्डिंग।
राइट्स ऑफ द एजेंट, एजेंट के राइट क्या होते हैं? व्हेन एजेंट रेम्यूनरेशन बिकम ड्यू, एजेंट की रेम्यूनरेशन जो है वो कब ड्यू हो जाती है? अब एजेंट जो है वो जब एक टास्क जो है वो एजेंट को दिया गया, अब एजेंट ने वो काम जो है वो कंप्लीट कर लिया तो उसकी रेम्यूनरेशन ड्यू है कि उसको जो है वो तनख्वाह एजेंट ने देनी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी बताई जा रही है कि एजेंट के हाथ में जो है वो कुछ पैसा है, ठीक है। अब उसने एक कंटिन्यूस प्रोसेस में काम करना है, जैसे कि 12 महीने के लिए उसने रेंट लेना है, ये उसकी ड्यूटी है। अब वो 12 महीने तनख्वाह के बगैर काम थोड़ी करेगा। अगर पहले महीने के उसके जो पैसे जो है वो उसने ले लिए तो उसमें उसकी तनख्वाह जो है वो ड्यू हो गई, वो पैसे जो है वो अपने प्रिंसिपल से ले सकता है और उस पर काम को आगे बढ़ा सकता है। कंपनसेशन टू एजेंट फॉर अ इंजरी केस बाय फिजिकल प्रिंसिपल नेगलेक्ट, अगर प्रिंसिपल की किसी गलती की वजह से एजेंट को कोई चोट लग गई है, कोई ऐसा मसला हो गया है, तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो कंपनसेट करे और जितना उसका नुकसान हुआ उस नुकसान की जो है वो पूरी भरपाई करे, क्योंकि इसके पीछे गलती जो है वो प्रिंसिपल की है। स्कोप एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ क्या क्या बनती हैं? प्रिंसिपल की ड्यूटी ये बनती है पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू एजेंट, यानी कि एजेंट जो है वो टाइम पे तनख्वाह दे। नॉट टू प्रिवेंट इज एजेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग द ड्यूटीज एक्ट असाइन टू हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर विच रेम्यूनरेशन इज पेएबल, यानी कि अब एजेंट ऐसा ना करना शुरू कर दे, प्रिंसिपल के जो है वो एजेंट को काम ही ना करने दे। अब वो बोले कि भाई उसको टास्क ही कंप्लीट करना ना दे, कि वो उस टास्क को उसके रोड़े अटकाना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उसको तनख्वाह देनी पड़ती है। एनी लिस्टिमेट एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बाय द एजेंट इन कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी आर टू बी इंडेमनीफाइड बाय द प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी ऐसे खर्चे जो कि एजेंट ने किए हैं और वो रिलेटेड थे प्रिंसिपल के काम से, तो प्रिंसिपल की ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे पैसे जो है वो एजेंट को प्रोवाइड करे तनख्वाह के अलावा। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी टॉपिक्स भी जो है वो जो हाईलाइटेड नहीं है उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने कवर कर दिया इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाईलाइटेड हैंडआउट्स अगर आपको चाहिए तो ईमेल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स और आपकी सजेशन का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।